नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वाशाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। पहला किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण माना गया है और इसके पथ को सरल रेखा मानकर ज्यामिति की सहायता से प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो किरण प्रकाशिकी है इसे ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। ज्यामिति प्रकाशिकी। जबकि तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग माना गया और तरंग मान के प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया गया है। आज हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये मान लेते हैं इस तरीके से अपने पास कोई पॉलिशदार या चिकनी सतह है। अब यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से सीधी रेखा में चलती हुई जाएगी और इस चिकनी सतह पे टकराएगी, तो टकराने के उपरांत चूंकि ये आगे नहीं जा सकती है, तो जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में वापस लौटकर चला आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, मान लेते हैं इधर एक माध्यम है N1, इधर एक माध्यम है N2, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पे टकराता है, तो टकराने के उपरांत वह अपने पहले वाले माध्यम में ही लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौटकर आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होता है। और दूसरा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए देखते हैं परावर्तन के नियम। ये मान लेते हैं अपने पास कोई पॉलिशदार या चिकनी सतह है। ये बीच में अभिलंब है। कोई प्रकाश की किरण है जो इस तरीके से चल के आ रही है और यहां टकराती है। टकराने के उपरांत ये जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस लौटकर चली जाएगी। ये आने वाली किरण जो है इसको कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण लौट के जा रही है इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। जिस बिंदु पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिल रहे हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम बड़े आसानी से प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझ सकते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला यह है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को समझा और परावर्तन के नियम को समझा। अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण, यह उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ चिकना पृष्ठ होता है जिससे आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। दर्पण, दर्पण उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ चिकना पृष्ठ होता है जिससे आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, और नंबर 2 गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। हमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए तल पे पालिश होती है। जैसे इस तरीके से किसी कांच के खोखले गोले का ये टुकड़ा है और इसकी एक तरफ पालिश कर दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि इसके उभरे हुए तल पे पालिश है, तो प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल से होगा। प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी, दबे हुए तल पे टकराएगी और टकरा के परावर्तित होगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके उभरे हुए तल पे पालिश है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। और अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए और पालिश इसके दबे हुए तल पे कर दी जाए, प्रकाश इसके उभरे हुए तल पे आपतित होगा और यहीं से इसका परावर्तन भी होगा। अर्थात उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल में पालिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। जबकि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पे पालिश होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इस तरीके से ये मान लेते हैं कि अपने पास कोई गोलीय दर्पण है
जिसकी एक सतह पे पालिश की गई है और दूसरी सतह इसका परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, इसी बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यह दर्पण का ध्रुव है जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसके बाद दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब हम वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र जिसका एक भाग दर्पण हो वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि उस गोले का केंद्र जिसका एक भाग दर्पण है वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या आती है। उस गोले की त्रिज्या जिसका एक भाग दर्पण हो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे मान लेते हैं ये कांच का खोखला गोला है जिसका एक भाग दर्पण है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा यही केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या देखते हैं। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है इसी दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि उस गोले की त्रिज्या जिसका एक भाग दर्पण हो, उस गोले की त्रिज्या जिसका एक भाग दर्पण हो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दर्पण के फोकस के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। जब इसका परावर्तन होगा तो इस तरीके से ये जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट के जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है इसी बिंदु को कहा जाता है दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो रेखा है इस रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है उसी बिंदु को दर्पण का फोकस कहेंगे और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।